हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई, एनसीईआरटी सीरीज में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री का, और वो है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस पूरे वीडियो लेक्चर में आज हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन और जो टेक्स्ट बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो सारे इसी वीडियो लेक्चर में हम सोल्व करने वाले हैं। तो आप ये पूरा वीडियो लेक्चर देखिए ताकि जो सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपकी बुक में गिवन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। मैं हूं तरसेम जचैन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे क्वेश्चंस लिखे हुए मेरे पास 4 क्वेश्चंस ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब ए मान लेते हैं, टेस्ट ट्यूब बी मान लेते हैं और टेस्ट ट्यूब सी मान लेते हैं। एक में डिस्टिल्ड वाटर है, मतलब एक में पानी पड़ा हुआ है सिर्फ, ठीक। एक में एसिड पड़ा हुआ है, एसिडिक सोल्यूशन है, और तीसरी में क्या पड़ा हुआ है, बेसिक सोल्यूशन है। क्या है? बेसिक सोल्यूशन। आपको बताना है कि किसके अंदर एसिडिक सोल्यूशन है, किसके अंदर बेसिक और किसके अंदर वाटर पड़ा हुआ है। अब सर ये हम कैसे बताएंगे? देखो अब आगे लिखा इन्होंने बोल रखा है कि आपको सिर्फ रेड लिटमस पेपर मिलेगा, सिर्फ रेड, ब्लू नहीं मिलेगा आपको। तो आपके पास सिर्फ कौन सा लिटमस पेपर है? रेड। अकेले इस लिटमस पेपर और एक ही मिलेगा, उसकी हेल्प से हाउ कैन यू टेल कि किसके अंदर पानी है, किसके अंदर एसिड है, किसके अंदर क्या है, बेस। एक सेकंड रुकिए भाई, कैप गिर गई है। चलो देखो भाई कैसे पता करें। तो इसको मैं रेड लिटमस पेपर मान लूं। तो पहले आप इससे पहले एक बार ये याद रखिए कि जो एसिड होते हैं बच्चे, एसिड, वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? रेड। और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू बना देते हैं। बट जो वाटर है वो अफेक्ट नहीं करता किसको? लिटमस पेपर को। ठीक है, तो देखो अब ये कैसा लिटमस पेपर है? रेड। अब बोलो इन तीनों में से एक में तो एसिड होगा या नहीं होगा, या एक में तो बेस होगा ही नहीं होगा। तो मैंने इसके अंदर इसको डाल दिया। यदि इस रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो गया तो इसके अंदर बेस है, पक्का बेस है। और यदि कलर चेंज नहीं आया तो या तो एसिड हो सकता है या क्या हो सकता है? पानी। सोचो बच्चे, समझे। रेड लिटमस पेपर को सिर्फ कौन अफेक्ट करेगा? सिर्फ बेस। तो मैंने इसमें रेड लिटमस पेपर डाला, तो मान लेते हैं कि ये ब्लू हो गया है। अब मेरा रेड लिटमस पेपर क्या हो गया? ब्लू। तो इस ए के अंदर कौन प्रेजेंट है? बेस। अब लिटमस पेपर कैसा हो गया मेरे पास? ब्लू कलर का हो गया है। अब सोचो ना, अब आपको ब्लू लिटमस पेपर तो लेकर आने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, आपका तो वो रेड लिटमस पेपर ही ब्लू हो गया है। अब आगे डालो, यदि इसमें डाला और ब्लू लिटमस पेपर, अब ये ब्लू लिटमस पेपर है, ये रेड नहीं है। इसमें डाला, यदि ब्लू ब्लू रहा तो इसमें के अंदर कौन है? पानी। और ब्लू यदि रेड हो गया तो इसके अंदर कौन है? एसिड। तो बोलो क्या मानोगे, इसमें पानी है एसिड? सर एसिड। तो इसका मतलब इसके अंदर कौन है? एसिड। और बचे हुए में क्या बच जाएगा? पानी। और इस तरह से हम एक लिटमस पेपर की हेल्प से ये बता सकते हैं किसमें एसिड है, किसमें बेस है और किसमें पानी है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये क्या पूछ रहे हैं हमसे? चलो, वाई शुड कर्ड नोट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। जो कर्ड है बच्चे, दही, कर्ड मतलब दही, उसको कॉपर या फिर जो तांबे के पीतल और तांबे के जो बर्तन हैं उनके अंदर क्यों स्टोर नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर ये है बच्चे, क्योंकि जो दही होती है उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एसिड। ठीक है, जनरली लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है दही के अंदर। और वो लैक्टिक एसिड ये जो ब्रास है और ये जो कॉपर मेटल है इनके साथ क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा। अब रिएक्शन करने के बाद वो कुछ कंपाउंड बनाएगा। अब वो कंपाउंड हमारी बॉडी के लिए क्या हो सकते हैं? हार्मफुल हो सकते हैं। इसलिए दही को ऐसे बर्तनों में रखना नहीं चाहिए, और यदि रखते भी हो तो लंबे टाइम तक न रखें आप लोग। ठीक है, तो द रीजन इज बिकॉज देर आर एसिड्स present in curd which react with brass or copper, and some compounds can be formed there which are harmful for our body, so we should not do this. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, which gas is usually liberated when an acid reacts with metal। जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस जनरली वहां पर रिलीज होती है? चलो भाई, एसिड मान लो हमारे पास है HCl, उस कोई मेटल ले लो, मान लीजिए मैंने ले ली मेटल Na। तो बताओ Na क्या करेगा? यहाँ पर हाइड्रोजन को धक्का मारेगा, क्या बन जाएगा बच्चे? यहाँ पर NaCl।
कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी बच्चे यहां पर? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज होगी यहां पर? हाइड्रोजन गैस। तो आंसर आएगा when acid reacts with metal they produce hydrogen gas। वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस। फिर इन्होंने लिखा है कि उस गैस का आप टेस्ट कैसे करोगे? टेस्ट सर मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि वहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है? तो आप क्या करोगे? देखो मान लीजिए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने वो रिएक्शन करवाई है, यहां से कौन सी गैस बाहर निकल रही है? हाइड्रोजन। तो आप क्या काम करोगे? यहां पर जलती हुई मोमबत्ती लेकर आओ, जलती हुई मोमबत्ती। तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो पॉप की साउंड आएगी। तो किस साउंड के साथ वो जलती है बच्चे? पॉप साउंड के साथ। तो यदि पॉप साउंड वहां पर आती है तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर कौन सी गैस रिलीज हुई है? हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ मेटल कंपाउंड ए, कोई मेटल का कंपाउंड है बच्चे ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है HCl के साथ टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। एफरवेसेंस का मतलब होता है, अब मैं क्या ऐसे बताऊं एफरवेसेंस क्या होती है, समझाता हूं फिर भी आपको। एफरवेसेंस का मतलब है जैसे झाग बनते हैं ना, उस टाइम पे साउंड आती है थोड़ी बहुत, ऐसे चर चर की साउंड आती है इस तरह से, कहीं पर बुलबुले उठ रहे हैं, वो जो होती है ना साउंड, वो एफरवेसेंस होती है। तो इसका मतलब इस ए की HCl के साथ रिएक्शन करने पर यहां पर कोई गैस निकल रही है और उस गैस के कारण यहां पर एफरवेसेंस हो रही है बच्चे। क्या हो रही है? एफरवेसेंस। क्लियर है? द गैस इवोल्ड, जो यहां पर गैस निकलती है ये बता रहे हैं फिर आगे, एक्सटिंग्यूशेस अ बर्निंग कैंडल, वो एक जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। तो बताइए जलती हुई मोमबत्ती को कौन सी गैस बुझाती है बच्चे? CO2। कौन सी गैस बुझाती है बच्चे? CO2 गैस जनरली जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। ठीक है, अब सोचो इस ए की HCl के साथ रिएक्शन करने पर यहां पर कौन सी गैस निकलती है? CO2। अब ए कौन हो सकता है? सोचो भाई, CO2 कहां से? नाइट्रेट में से CO2 निकलेगी क्या? ये नाइट्रेट हो सकता है? कैल्शियम नाइट्रेट नहीं सर। मैग्नीशियम नाइट्रेट नहीं सर। नाइट्रेट नहीं हो सकता सर। तो CO2 गैस किसके अंदर प्रेजेंट होगी? तो आंसर आएगा कार्बोनेट। कार्बोनेट, ये पक्का मेटल कार्बोनेट है। क्या है ये? मेटल कार्बोनेट। क्योंकि मेटल कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो CO2 गैस छोड़ते हैं। अब आगे चलते हैं। इफ वन कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, CO2 के साथ जो एक कंपाउंड बना है वो कौन है? कैल्शियम क्लोराइड है। तो इसका मतलब यहां पर मेटल कौन है? कैल्शियम। कौन है? कैल्शियम। तो यहां पर कौन है बच्चे? कोई और नहीं है, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए पूरी रिएक्शन लिख लेते हैं। तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करके CaCl2 बनाता है, प्लस पानी बनता है और प्लस कौन सी गैस बनती है? CO2 गैस। ये CO2 गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। तो यहां पर जब ए है, ये कौन हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट। कौन हुआ? ए कैल्शियम कार्बोनेट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन आ गया है 5वां। Why do HCl and HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution? जो HCl है और HNO3 है ये पानी के अंदर एसिडिक करैक्टर शो क्यों करते हैं? While solution of compound alcohol and glucose do not show, जो ये अल्कोहल और ग्लूकोज हैं ये एसिडिक करैक्टर शो नहीं करते। तो हमसे पूछा गया है बच्चे रीजन, लेट अस फाइंड आउट। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो HCl है वो पानी के अंदर जाकर H पॉजिटिव आयन में ब्रेक हो जाता है और जो HNO3 है वो भी पानी में जाकर H पॉजिटिव आयंस बना लेता है। अब जो पानी में जाकर H पॉजिटिव आयंस देते हैं दे आर नोन एज एसिड्स, उनको क्या बोला जाता है? एसिड। अब जो पानी में जाकर H प्लस आयन देगा ही नहीं तो उसको थोड़ी ना एसिड बोलोगे। अब देखो जैसे अल्कोहल का फॉर्मूला ये है, जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल CH3CH2OH, ग्लूकोज होती है C6H12O6। अब आपको देखने से ये लग रहा होगा सर हाइड्रोजन तो इनमें भी है और हाइड्रोजन इसमें भी है, तो ये एसिड क्यों है? ये एसिड क्यों नहीं है? तो भाई खुद सोचो। मान लीजिए मेरे पास भी 100 रुपए हैं, आपके पास भी 100 रुपए, और हम कहीं मंदिर में चले गए हैं। अब जो रुपए दान करेगा उसी को तो दानी बोलेंगे ना। अब मेरी जेब में 100 रुपए लेकिन मैं दान नहीं कर रहा तो मेरे को थोड़ी ना दानी बोलेंगे। जैसे इन पे हाइड्रोजन है तो, लेकिन हाइड्रोजन देंगे तो नहीं पानी के अंदर,
जब ये पानी में हाइड्रोजन नहीं देंगे तो इनको एसिड नहीं बोला जाएगा। तो आप लिखोगे दे डू नॉट गिव H+ आयंस, वो H+ आयंस नहीं देते पानी में जाकर, इसलिए उनको एसिड कंसीडर नहीं किया जाता। एसिड उसी को मानेंगे जो पानी में जाकर H+ आयन देगा। क्लियर है कहानी? इसलिए HCl HNO3 को एसिड बोला जाता है, या वो एसिडिक करैक्टर शो करते हैं, बट अल्कोहल ग्लूकोज एसिडिक करैक्टर शो नहीं करती। अब अगली बात इसी में, जो ये H+ आयन होते हैं बच्चे, ये पानी के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? हाइड्रोनियम आयन। H3O पॉजिटिव आयन को क्या बोला जाता है? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है। अब पानी में जितने H+ होंगे उतने ही हाइड्रोनियम आयन होंगे, ये बात समझ लो बस। जितने H+ होंगे उतने ही क्या होंगे? हाइड्रोनियम आयन। जितने H+ होंगे उतने ही क्या होंगे? हाइड्रोनियम आयन होंगे। ठीक है, ये बात आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6th पे। हमारे पास क्या आ गया भाई? कैप तू कहां जाएगी? समझ में नहीं आ रही है तेरे को केमिस्ट्री, रुक जा। ठीक है, 6th क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। अब हमारे पास कि 6th क्वेश्चन क्या आ गया है। ठीक है, चलो भाई। Why does an aqueous solution of acid conduct electricity? कहते हैं कि ये पानी है, पानी में एसिड डाल दो, आपसे HCl डाल दिया मैंने, तो ये जो सोल्यूशन बनेगा ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्यों होता है? क्वेश्चन ये है। मैं आपको बता दूं, जो प्योर वाटर होता है दैट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इवन दैट इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बट एसिड डालने पर वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्यों हो जाता है? क्योंकि बच्चे मान लीजिए एसिड HCl डाला तो पानी में जाकर ये क्या बनाएगा? H+ और Cl नेगेटिव। तो क्या बनाएगा ये पानी के अंदर जाकर? आयंस। क्या बनाएगा? आयंस। और जहां पर आयंस प्रेजेंट होते हैं वो चीजें इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका? प्रॉपरली हिंदी में बताऊं मैं आपको, HCl डालने पर पानी के अंदर आयंस बढ़ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाता है। इंग्लिश में व्हेन वी ऐड एसिड्स टू वाटर, new ions are produced into water, and due to the presence of those ions the water becomes the conductor of electricity. next question पे चलते हैं। चलिए फिर, while diluting an acid, dilute का मतलब होता है बच्चे पतला करना। एसिड को पतला करना मतलब उसमें पानी मिला दो। जैसे दूध में पानी मिला दो तो दूध पतला हो जाता है, इसी तरह से एसिड में पानी मिला दो तो एसिड भी क्या हो जाएगा? पतला, उसकी पावर कम हो जाएगी। ठीक है। Why it is recommended that the acid should be added to water, not reverse? मतलब क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए यहां पर है पानी, यहां पर है बच्चे एसिड, इन दोनों को मिलाना है क्योंकि एसिड को पतला करोगे ना। तो आप पानी में एसिड मिलाओगे या एसिड में पानी मिलाओगे, ये पूछ रहे हैं आपसे। और क्या बोल रहे हैं कि इट इज रिकमेंडेड, ये सलाह दी जाती है जनरली कि एसिड को पानी में मिलाना है, पानी को एसिड में नहीं। क्यों? तो सुनो ध्यान से। यदि आपने नीचे ले लिया एसिड बच्चे, एसिड, और आप एकदम से इसमें क्या डाल रहे हो? वाटर, तो मैं बता दूं वाटर और एसिड के मिलने का जो प्रोसेस होता है वो होता है एक्सोथर्मिक, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे। ठीक है, जनरली आपने लैब में देखा होगा, पानी में जब आप एसिड मिलाते हो तो वो कंटेनर गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म। तो इसका मतलब ये हुआ पानी और एसिड का मिक्सिंग क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यदि आप नीचे एसिड लेते हो और ऊपर एकदम से पानी डाल देते हो तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो ये सारे का सारा सोल्यूशन एकदम से बाहर गिर जाएगा, देखो बाहर। और आप यदि ऊपर से इसको देख रहे हो ना तो आपके फेस पे भी गिर सकता है, इसलिए हार्मफुल है। तो क्या करो, इसके लिए बेटर है नीचे ले लीजिए आप पानी, वाटर, और थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे उसमें क्या मिलाइए? एसिड, और घोलते रहिए ऐसे, साथ साथ में स्टिर करते रहिए उसको। ठीक है। तो when we add water to acid directly, then it is an exothermic process and whole of the solution can be expelled out, वो बाहर आ सकता है, which can be harmful. So we should add acid into water slowly, stepwise, and by with continuously stirring, उसको धीरे धीरे कंटिन्यूसली स्टिर करते रहना है, हमें मिक्स करते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, 9th पे आ गए भाई। कौन से पे आ गए हैं? 9th पे। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? अब देखो इसके अंदर है बच्चे HCl, ठीक, तो इसमें H+ आयंस प्रेजेंट होंगे,
और अभी अभी मैंने पीछे बोला था जितने H प्लस आयन होंगे उतने ही क्या होंगे, हाइड्रोनियम आयन होंगे। क्या होंगे, हाइड्रोनियम आयन। अब बोल रहे हैं कि आप ऊपर से इसमें पानी मिलाइए, क्या मिलाइए, ऊपर से पानी, सॉरी पानी नहीं, हाँ व्हेन एसिड डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब पतला करना है आपको, क्या करना है इसको, पतला। अब इसका ना मैं आपको डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूँ, डेली लाइफ से। आपने पानी में चीनी मिला रखी है तो सोल्यूशन मीठा होगा या नहीं होगा। मैं कहूँ आपको उसको डाइल्यूट कर दो, मतलब उसमें और भी पानी मिलाते रहो, पानी मिलाते रहो, पानी मिलाते रहो, तो क्या सोल्यूशन अब मीठा रह जाएगा, नहीं ना, कम मीठा हो जाएगा ना। तो हम क्या बोलेंगे, उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई है। इसी तरह से यदि आपने यहाँ पर HCl और पानी मिक्स कर रखा है और आप इसमें और भी ज्यादा पानी मिलाते हो, पानी मिलाते हो, पानी मिलाते हो, पानी मिलाते हो, तो यहां पर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बच्चे क्या हो जाएगी, डिक्रीज। क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, रीजन क्या है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज होने का रीजन यहां पर ये है क्योंकि जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम वो इंक्रीज हो जाती है, टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम तो बढ़ गई, देखो टोटल पानी तो बढ़ गया लेकिन चीनी तो उतनी थी ना, उसमें चीनी तो नहीं बढ़ी ना, तो इसलिए कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मतलब पानी तो ज्यादा मिला दिया लेकिन एसिड तो उतना ही पड़ा था ना उसमें, तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बोल दो या आप H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बोल दो, तो वो क्या कर जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी, मतलब एसिड पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिड पतला। क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10th पे। हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन ऑफ NaOH। देखो इसमें NaOH ले रखा है हमने पहले से NaOH, और इसमें मिला भी NaOH, OH नेगेटिव रहे हैं हम, पानी नहीं मिला रहे। क्या मिला रहे हैं, OH नेगेटिव। देखो पिछले क्वेश्चन में पानी मिला रहे थे बच्चे, एसिड नहीं मिला रहे थे पिछले में, क्या मिला रहे थे, पानी। अब इसमें कौन मिला रहे हैं, OH नेगेटिव। सोचो खुद से, अंदर भी OH नेगेटिव, बाहर भी OH नेगेटिव, तो अंदर तो OH नेगेटिव बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव विल इंक्रीज, वो क्या हो जाएगी बच्चे, बढ़ जाएगी। ये तो ऐसा ही हो गया काम कि पानी में कोई चीनी घोल के चला गया और आपने आकर उसमें 2 चम्मच और डाल दी चीनी की, आपको पता ही नहीं था कि वो चीनी घोल के गया है। तो बताइए वो सोल्यूशन जो बनेगा वो ज्यादा मीठा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आंसर आएगा यस। तो यहाँ पर OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बच्चे, इंक्रीज हो जाएगी। चलिए भाई एक क्वेश्चन रह गया था हमारे पास 7th, वो इरेज हो गया था गलती से, वो रह गया, तो उसको कर लेते हैं। why dry HCl does not change the color of लिटमस पेपर। LP मतलब लिटमस पेपर। खुद से सोचो, HCl बोलिए एसिड है या नहीं है, क्या है HCl, एसिड। कोई भी एसिड तब होता है वो एसिड जब उसको आप पानी में मिलाते हो। किस में मिलाते हो, पानी में, क्योंकि पानी में जाने के बाद वो क्या देता है, H प्लस आयंस, और H प्लस आयन देने के बाद हम उसको क्या बोलते हैं कि वो क्या है, एसिड है बच्चे। क्या है, एसिड। अब स्टेटमेंट समझो क्या है, ड्राई HCl क्या है, ड्राई। ड्राई मैंने सूखा, सूखा मतलब यहां पर पानी है ही नहीं, कौन नहीं है, पानी। तो खुद सोचो, बिना पानी के क्या HCl H प्लस देगा, तो आंसर आएगा नहीं। और यदि वो H प्लस देगा ही नहीं तो क्या उसको एसिड बोलोगे, तो आंसर आएगा नहीं। तो आप लिखेंगे इसके आंसर में क्या मैं बोल रहा हूं कि इन द एब्सेंस ऑफ वाटर HCl एसिड डज नॉट रिलीज H प्लस आयन, वो H प्लस आयन रिलीज नहीं करता है, हेंस इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एसिड व्हेन इट इज ड्राई, जब वो सूखा होगा। तो चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास आ गए 11th क्वेश्चन। यू हैव 2 सॉल्यूशंस A एंड B, द pH ऑफ A इज 6, जो A की pH है वो कितनी है बच्चे, 6, एंड pH ऑफ B इज 8, जो B की pH है वो कितनी है, 8। विच सोल्यूशन हैज मोर H हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन का मतलब बच्चे H प्लस आयन। तो सुनिए आप मेरी एक बात ध्यान से सभी बच्चे, जहां H प्लस आयन ज्यादा होंगे वो उतना ही स्ट्रोंग एसिड होगा, और जितना स्ट्रोंग एसिड होगा उसकी pH उतनी ही होती है कम। ये उल्टा सिस्टम है, H प्लस तो होंगे ज्यादा और pH होगी कम, किसकी, स्ट्रोंग एसिड की। अब इनमें से pH कम किसकी ज्यादा है, कम किसकी है, इसकी pH, और ज्यादा किसकी है pH, इसकी। क्लियर है। अब जिसकी कम है pH वो स्ट्रोंग एसिड है, तो ये क्या है, स्ट्रोंग एसिड।
और ये क्या मिलेगा, वीक, कमजोर। ठीक, इवन ये तो बेस मिलेगा, बल्कि ये तो क्या मिलेगा, बेस। ठीक है, अब आगे, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसमें H प्लस आयन ज्यादा होंगे। तो किस में H प्लस आयन ज्यादा है, इसमें H प्लस आयन ज्यादा है। तो देखो अब क्वेश्चन का आंसर बना है नहीं बना। You have two solutions A and B. The pH of A is 6, A की pH 6 है, pH of B is 8. Which solution has more hydrogen ion? किसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे, खुद सोचो खुद से, हाइड्रोजन आयन किसमें ज्यादा होगी, इसका मतलब A में हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे, क्योंकि A की pH कम है और वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। Which solution is acidic? A वाला एसिडिक है, A वाला क्या है बच्चे, एसिडिक। एंड which one is basic? B वाला क्या है बच्चे, बेसिक। क्योंकि बेस वो होते हैं जिनकी pH 7 से ज्यादा होती है, और एसिड वो होते हैं जिनकी pH 7 से क्या होती है, कम। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब क्लियर है अच्छे से। चलिए 12th पे पढ़ते हैं हम। 12th वाले हमसे क्या पूछ रहे हैं भाई, देखो, what effect does the concentration of H plus ion have on the nature of solution? मान लीजिए नेचर है सोल्यूशन, कोई ये सोल्यूशन है, आपसे कहीं कि इसमें H प्लस आयन ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है, ये तो बोल रहे हैं ना H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का सोल्यूशन के नेचर, स्वभाव पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सोचो, जितने ज्यादा H प्लस आयन होंगे, इसका मतलब सोल्यूशन क्या होता जाएगा, एसिडिक, एसिडिक एंड एसिडिक। तो आप कहोगे एज H plus ion increases, it becomes more and more strong acidic solution, strong acidic solution। और यदि H plus आयन हो जाएंगे कम, तो देखो H plus आयन कम होंगे तो इसका मतलब OH आयन बढ़ेंगे, तो इसका मतलब वो सोल्यूशन हो जाएगा बेसिक की तरफ या वीक एसिड की तरफ। क्लियर है कहानी यहां तक की? हाँ जी सर क्लियर है, ठीक है। चलिए भाई 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। डू बेसिक सोल्यूशन हैव H प्लस आयन? क्या बेसिक सोल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन होते हैं या नहीं होते हैं? इफ यस, यदि होते हैं तो फिर उनको बेसिक क्यों बोलते हैं? इफ यस देन व्हाई दे आर बेसिक? उनको बेसिक क्यों बोला जाता है, एसिडिक क्यों नहीं बोलते? अब सुनो इस बात को भी ध्यान से। एक क्लास में 20 बच्चे हैं, उनमें 15 बच्चे हैं इंटेलिजेंट और 5 बच्चे हैं डफर। तो वो क्लास इंटेलिजेंट होगी या डफर होगी? सोचो आप खुद से। 15 बच्चे हैं इंटेलिजेंट और 5 बच्चे हैं डफर, तो क्लास इंटेलिजेंट होगी वो डफर होगी? तो आंसर आएगा सर इंटेलिजेंट होगी। क्यों भाई, उसमें डफर बच्चे रहे तब भी इंटेलिजेंट क्यों बोलोगे? तो आप आंसर दोगे क्योंकि सर उसके अंदर नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट ज्यादा है, इसलिए वो क्लास को क्या बोला जाएगा, इंटेलिजेंट ही बोला जाएगा। तो इसका मतलब बेसिक सोल्यूशन में OH नेगेटिव होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके अंदर H प्लस भी होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा उल्टा तो नहीं बोलेंगे भाई? हाँ पे देखो, डू बेसिक सोल्यूशन हो H प्लस आयन? H प्लस पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, H प्लस। क्या बोल रहे हैं, H प्लस। चलिए भाई देखते हैं एक बार, थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ थी, यहाँ पर H प्लस आयन था भाई, यहाँ पर H प्लस, सॉरी सॉरी। हाँ, तो बेसिक सोल्यूशन में क्या होते हैं, H प्लस आयन हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो OH नेगेटिव आयन होंगे वहां पर वो ज्यादा होते हैं H प्लस आयन से। जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट ज्यादा है किससे, डफर स्टूडेंट से, तो क्लास इंटेलिजेंट बोलोगे। तो बेसिक सोल्यूशन में H प्लस आयन होते तो हैं, लेकिन H प्लस आयन कम होते हैं और OH नेगेटिव आयन ज्यादा होते हैं, इसलिए बेसिक सोल्यूशन को बेसिक ही बोला जाएगा। H प्लस आयन होते हुए भी, जैसे उस क्लास में रद्दी स्टूडेंट होते हुए भी उस क्लास को क्या बोला जाएगा, इंटेलिजेंट, क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट ज्यादा थे। क्लियर है? ठीक है, अच्छी बात है भाई, क्लियर है। तो चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछते हैं। अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल विद क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम और चॉक? एक फार्मर है भाई, किसान, उसके खेत में वो क्या डाल रहा है, क्विक लाइम मतलब कैल्शियम ऑक्साइड डाल रहा है, या स्लेक्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा है, या क्या डाल रहा है, चाक पाउडर डाल रहा है। ठीक है, खुद सोचो, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में होते हैं बेसिक, और ये तो खुद बेस है ही, क्योंकि इसमें तो OH नेगेटिव आपको दिखाई ही दे रहे होंगे। वो किसान अपने खेत में बेस डाल रहा है, क्यों? उसका दिमाग खराब है क्या? नहीं, उसका दिमाग खराब नहीं है, उसके खेत की मिट्टी की pH कम हो गई है, मतलब उसके खेत की मिट्टी ज्यादा एसिडिक हो गई है, जितनी चाहिए ना उससे ज्यादा एसिडिक हो गई है, इसलिए उस मिट्टी को ठीक करने के लिए उसमें क्या डाल रहा है, वो बेस। आपके पेट में एसिडिटी होगी तो क्या खाओगे, बेस। क्या खाओगे, बेस। तो किसान बेस क्यों डाल रहा है उसके खेत में,
क्योंकि मिट्टी कैसी हो गई है, ज्यादा एसिडिक हो गई है। तो आंसर इज दिस। 14वां हो गया ना क्वेश्चन। 15वें पे, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaOCl2? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का कॉमन नाम क्या है? इसका नाम है भाई ब्लीचिंग पाउडर। क्या है बच्चे? ब्लीचिंग पाउडर। और इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका सामान्य नाम या कॉमन नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास आ गया 16वां क्वेश्चन। नेम द कंपाउंड विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। मतलब ऐसे कंपाउंड का नाम बताना है जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर बना लेता है। ठीक है, तो भाई देखो खुद से, Cl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। अब किस में क्लोरीन डालने से ये बन जाएगा? सोचो, CaO तो उसके अंदर होना चाहिए, तो आंसर आएगा बच्चे CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेग्ड लाइम जो होता है हमारे पास, उसकी जब हम क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। क्या मिल जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। बस यही आंसर है भाई, इसको रट लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करने पर बनता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द सोडियम कंपाउंड। कोई सोडियम का कंपाउंड है विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करने के लिए उसका यूज होता है। तो इसका आंसर आएगा भाई वॉशिंग सोडा। क्या आंसर आएगा बच्चे इसका? वॉशिंग सोडा। ठीक है, Na2CO3 होता है, डॉट होते हैं 10H2O। ये होता है वॉशिंग सोडा। क्या होता है? वॉशिंग सोडा। इसका यूज हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट हैपेंस इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट हीटेड। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। कहते हैं जब इसको आप गर्म करोगे तो क्या होगा? रिएक्शन लिखनी है आपको, रिएक्शन लिखनी है। तो सोचो, ऐसे याद करो मेरे साथ। CO3 है तो बच्चे क्या बनेगी? CO2 बनेगी। CO3 है तो बच्चे क्या बनेगी? CO2। CO3 है तो बच्चे क्या बनेगी? CO2। क्लियर है? अब H भी है, O भी है, तो क्या बनेगा? पानी। क्या बनेगा? पानी। अब प्लस में आ जाओ। Na बोला कार्बोनेट से, बोला मैं तेरे साथ मिलना चाहता हूं, दोस्ती करना चाहता हूं, तो क्या बन जाएगा? Na2CO3। क्या बन जाएगा? Na2CO3। बैलेंस कर लीजिए भैया, Na2 है तो यहां पर आ जाएगा 2। क्लियर है? 2। तो यह होगा, मतलब बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनेगा, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी और प्लस में क्या बनेगा बच्चे? पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन ऑफ POP एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी की रिएक्शन लिखनी है हमें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है बच्चे CaSO4 डॉट आधा पानी। कितना पानी? आधा पानी। डॉट हाफ H2O। और उसके वो कितने पानी से रिएक्ट कर लेता है? 1/2 पानी से रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, आधा पानी यहाँ, 1.5 पानी यहाँ, इनके साथ रिएक्शन कर लेगा तो क्या बन जाएगा? जिप्सम। क्या बन जाएगा बच्चे? जिप्सम डॉट 2H2O। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन रिएक्टिंग विद वाटर फॉर्म्स जिप्सम। क्या बना लेता है? जिप्सम बना लेता है। तो यहां पर हमारे पास NCERT के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो होते हैं कंप्लीट। बच्चे वीडियो लेक्चर यदि आपको अच्छा लग रहा है तो गो टू कमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हमारे पास NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ, जहां पर एक पीछे लिखे हुए क्वेश्चंस में चलते हैं। अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। वो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है? ब्लू बना देता है। रेड लिटमस पेपर को क्या करता है? ब्लू बना देता है। तो उसकी pH बताइए। तो देखो इसको याद करिए ऐसे, रेड को ब्लू, बेस ब्लू बना देगा, बेस ब्लू बना देगा। बी से याद करो ना, बेस ब्लू बना देगा, बेस ब्लू बना देगा। इसका मतलब ये बेसिक सोल्यूशन है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर रहा है। तो बेसिक सोल्यूशन की pH 7 से ज्यादा होती तो आंसर आ जाएगा डी। क्लियर है? नेक्स्ट, अ सोल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रस्ड एग सेल। टूटी हुई अंडे की जो सेल होती है उनके साथ कोई सोल्यूशन रिएक्ट करता है। तो देखो अंडा होता है ना, उसके ऊपर वो एक कवरिंग होती है जो हार्ड होती है जनरली, उसके साथ तो उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। भाई क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। लेट मी टेल यू, उसके साथ कोई सोल्यूशन रिएक्शन करता है। ठीक है,
गिव अ गैस और वहां से एक गैस रिलीज होती है, कोई गैस रिलीज होती है यहां पर, तो बोलो CO3 है तो कौन सी गैस रिलीज होगी बच्चे? CO2, जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। मतलब इस गैस की रिएक्शन, CO2 की रिएक्शन, सुनो पहले तो, करसडेग सेल के साथ कोई सोल्यूशन रिएक्शन करता है और वहां से गैस रिलीज होती है जो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। लाइम वाटर क्या होता है भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके साथ रिएक्शन कर कर ये CO2 गैस इसको मिल्की बना देगी, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बना देगी, और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर होता है मिल्की कलर। द सोल्यूशन कंटेन्स, अब आपको यह बताना कैल्शियम कार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन करके CO2 गैस छोड़ता है? सोचो, पीछे पढ़ा है कैसी वीडियो में? हाँ जी, एसिड के साथ। मेटल कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस छोड़ते हैं। तो एसिड देखो इनमें से कौन है? तो HCl, तो आंसर आ जाएगा बी। क्या आंसर आ जाएगा भाई यहाँ पर? बी। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कौन से पे? थर्ड पे। देखते हैं थर्ड क्या पूछ रहा है भाई हमसे। 10 ml ऑफ NaOH सोल्यूशन, इसको मैं मिटा दे रहा हूं ऊपर वालों को। क्या बोल रहे भाई हमें? 10 ml ऑफ HCl सोल्यूशन। देखो HCl कितना है? अरे भैया NaOH है, क्या दिमाग है, कहां चला गया? NaOH कितने ml है बच्चे? 10 ml। उसको न्यूट्रल कर रहा है 8 ml HCl। कितना HCl उसको न्यूट्रल कर रहा है? 8 ml। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड और बेस के बीच में। 10 ml बेस को 8 ml एसिड न्यूट्रल कर रहा है। इफ वी टेक 20 ml NaOH, यदि NaOH 20 ml ले लूंगा, मतलब 2 गुना हो गया, नहीं हो गया? तो बताओ उसके लिए कितना HCl चाहिए? तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। तो कितना HCl चाहिए बच्चे? 16 ml। तो आंसर आ जाएगा 16 ml। तो यहाँ पर डी आंसर आ जाएगा, डी। क्लियर है कहानी यहाँ तक की? हाँ जी सर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। Which one of the following types of medicine is used for treating indigestion? मतलब जो अपच होती है, किसी चीज को डाइजेस्ट न होना अच्छे से, उसके लिए कौन सी दवाई लोगे आप? एंटीबायोटिक तो नहीं लेनी भाई, एनाल्जेसिक भी नहीं लेनी है, एंटीसेप्टिक का तो करना ही क्या है यहाँ पर? तो आएगा यहाँ पर एंटासिड्स। कौन सी दवाई लेनी पड़ेगी आपको? एंटासिड। एंटासिड का मतलब है बच्चे एंटी प्लस एसिड, मतलब एसिड से उल्टी है वो, मतलब जो इंडाइजेशन है, एसिडिटी है, उसको क्या कर देगी वो? ट्रीट। तो यहां पर सी आंसर आ जाएगा, एंटासिड्स। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ आ गया हमारे पास। राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस। आपको बैलेंस करना है इक्वेशन लिखकर। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है बच्चे H2SO4, रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो बताओ जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती तो वो हाइड्रोजन गैस को धक्का मार देती, तो यहाँ पर बन जाएगा जिंक सल्फेट। कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी बच्चे? H2 गैस। किस साउंड के साथ? पॉप के साथ। बैलेंस ये है अपने आप। आगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बच्चे HCl, रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम। किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। तो फिर से मैग्नीशियम हाइड्रोजन को धक्का मारेगी तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? हाइड्रोजन, पॉप साउंड के साथ। बैलेंस कर लो। क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 2 है, तो सॉरी 2 क्लोरीन हो गई है ना, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, हेंस बैलेंस। ठीक है। सी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है बच्चे H2SO4, रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम। वो किससे रिएक्शन करता है? एल्यूमिनियम से। तो क्या बनेगा बच्चे? एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या फॉर्मूला होता है? Al2SO4 थ्राइस। प्लस कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? हाइड्रोजन। बैलेंस कर लीजिए। 2 एल्यूमिनियम है तो यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम आ जाएंगे। सल्फेट 3 है तो इसके आगे 3 कर दो, हाइड्रोजन 6 है तो इसके आगे 3 कर दो, तो आंसर आ गया है बैलेंस। भाई एसिड की और मेटल की प्रॉपर्टी है जिनमें सोल्ट बनता है, मेटल जनरली एसिड में से हाइड्रोजन को हटा देती है यदि वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बच्चे HCl, रिएक्ट्स विद आयरन, आयरन के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे आयरन हाइड्रोजन को धक्का मारेगा तो क्या बन जाएगा? FeCl3, प्लस में गैस रिलीज हो जाएगी आपके पास हाइड्रोजन। क्या रिलीज हो जाएगी? गैस हाइड्रोजन। कर लीजिए बैलेंस, कर लीजिए भाई यहाँ पर बैलेंस। तो यहाँ पर 3 लिखूंगा तो 3 क्लोरीन तो हो जाएंगे, तो 3 हाइड्रोजन तो नहीं होगी। तो यहाँ पर एक काम करो 6 HCl लिख दो। यहाँ पर 6 क्लोरीन होगी तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन होगी तो यहाँ पर 3, क्या आ जाएगा? यहाँ पर 3, यहाँ पर आयरन 2 है तो यहाँ पर कर दो 2Fe। तो क्या हो गई है? बैलेंस। क्या हो गई बच्चे? बैलेंस। कर लेंगे। चलिए 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या पूछ रहे हैं हमारे पास 6th क्वेश्चन में, जल्दी से देख लेते हैं क्या पूछा गया है। लेट्स गो। कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो हैव हाइड्रोजन। देखो भैया अल्कोहल है CH3 CH2OH, ग्लूकोज है C6H12O6। ये पीछे भी आया था क्वेश्चन, आपको ध्यान में हो तो।
इनके अंदर कहते हैं कि हाइड्रोजन है, देखो है ना हाइड्रोजन, लेकिन फिर भी एसिड नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि मैंने बोला था एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं पानी में, H प्लस आयन देते हैं, बट ये H प्लस आयन देती ही नहीं है पानी में, तो ये एसिड नहीं है। क्लियर है? एज दे डू नॉट गिव H प्लस आयन इन वाटर सो दे आर नॉट एसिड। कहते हैं कि इसको दिखाने के लिए कोई एक्टिविटी करके दिखाओ, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर पानी ले लो, प्योर पानी, क्योंकि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है। यहां पर लगा दीजिए बैटरी, यहां पर लगा दीजिए बल्ब। अब प्योर पानी में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, प्योर पानी में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब यदि एसिड होते और इनको पानी में डालते तो बताइए H प्लस आयन देते, और यदि ये आयंस देते तो बल्ब ग्लो करता नहीं करता, क्योंकि जहां पर आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तो इसमें मान लीजिए मैंने ग्लूकोज डाल दी है, ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज डालने के बाद ये देखा गया कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज ने पानी में जाकर H प्लस आयन नहीं दिए। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूफ हो गया कि ये पानी में जाकर H प्लस आयन नहीं देते, इसलिए इनको एसिड आप नहीं मान सकते। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास आ गया है 7th क्वेश्चन। व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेर एज रेन वाटर डज? मतलब जो शुद्ध पानी है ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता, लेकिन रेन वाटर करता है? देखो जो प्योर वाटर होता है बच्चे उसमें आयंस नहीं होते, लेकिन जो रेन वाटर होता है उसमें पानी तो है लेकिन उसके साथ कोई एसिड भी प्रेजेंट होता है। आपने सुना होगा एसिडिक रेन, जो पोल्यूशन है ना उसके कारण उसके अंदर एसिड प्रेजेंट हो जाते हैं। क्या प्रेजेंट हो जाते हैं? एसिड। तो इसका मतलब रेन वाटर में यदि एसिड है तो इसका मतलब वहां पर आयंस भी होंगे, और आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या होगा? कंडक्टर। तो आंसर आएगा in distilled water due to the absence of ions it does not conduct electricity, but in case of rain water ions are present due to acidic rain so it conducts electricity easily। क्लियर है? 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, क्या है? why do acids not show acidic behavior in the absence of water? कहते हैं कि पानी के बिना जो एसिड है वो एसिडिक बिहेवियर शो क्यों नहीं करते। अब हमने पढ़ा था कि एसिड वो होते हैं जो बच्चे पानी में H प्लस आयन देते हैं। अब बिना पानी वो H प्लस आयन देंगे ही नहीं, तो जब वो H प्लस आयन नहीं देंगे तो इनको एब्सेंस ऑफ वाटर में उनको हम बोलेंगे कि आप एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। सुनो ध्यान से, एसिड्स आर दूज कंपाउंड्स, दूज केमिकल्स विच गिव H प्लस आयंस इन वाटर, but if there is absence of water then they will not give H plus ions, hence their behavior will not be acidic। तो इसलिए उनको एसिडिक नहीं बोला जाएगा। ठीक है? क्लियर है? क्योंकि भाई बिना पानी में H प्लस आयन देंगे नहीं तो उनको एसिड कहा है कि एसिड। ठीक है? 5वां, 5 सोल्यूशन A B C D E है। आपके पास A है, B है, C है, D है और E है। इनकी pH दे रखी 4 1 11 7 9, 4 1 11 7 9। अब pH स्केल पर लेकर चलता हूं मैं आपको। pH स्केल पे यहां पर होता है 7, यहां होता है 14 और यहां होता है 1। अब जिनकी pH 7 के आसपास होती है, 7 के आसपास, 7 से कम है लेकिन 7 के आसपास है, तो वो कहलाते हैं वीक एसिड। क्या कहलाते हैं? वीक एसिड। और जिनकी 7 के आसपास बेस की pH होती है वो कहलाते हैं वीक बेस। जिन एसिड की pH 1 के पास होती है, 1 के आसपास, वो कहलाते हैं स्ट्रोंग एसिड। और जिन बेस की pH 14 के आसपास होती है वो कहलाते हैं स्ट्रोंग बेस। क्लियर है? ठीक है? तो यहां पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, यदि pH घटती जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, यदि pH बढ़ती जाएगी तो कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी? बेसिक। तो चलो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, न्यूट्रल कौन होगा जिसकी pH 7 होगी? तो बताइए न्यूट्रल कौन है इनमें से? भाई न्यूट्रल है D। कौन है बच्चे न्यूट्रल? यहां पर D। स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहे हैं? न्यूट्रल कौन है? D। फिर चलो, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मतलब बेसिक, एल्कलाइन मतलब बेसिक, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस इसकी pH ज्यादा होगी, सबसे pH ज्यादा किसकी? इसकी C की। तो स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा बच्चे यहां पर C, न्यूट्रल आ जाएगा बच्चे यहां पर D। चलो, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जिसकी pH 1 के पास मिलेगी तो आ गया B। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या आ जाएगा बच्चे यहां पर? B। वीक एसिड, वीक एसिड की pH ज्यादा है लेकिन 7 के आसपास है तो आ जाएगा यहां पर A।
कौन आ जाएगा ए, वीक एसिड आ जाएगा ए। वीक एल्कलाइन मतलब वीक बेस कौन हो जाएगा बच्चे, ई, ई नो वाला। ठीक है, क्लियर है कहानी? हाँ जी सर क्लियर है। आई होप आपको 9th क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है अब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम 10th क्वेश्चन की तरफ। लेट अस प्रोसीड। इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ये टेस्ट ट्यूब ए है बच्चे, ये टेस्ट ट्यूब क्या है बी। इन दोनों में मैग्नीशियम रिबन डाल दिया इक्वल लेंथ का, मतलब जितना मैग्नीशियम इसमें डाला उतना ही मैग्नीशियम इसमें। कौन डाल दिया है, मैग्नीशियम। कौन डाल दिया बच्चे, मैग्नीशियम। ठीक है, HCl एडिड टू ए के अंदर कौन डालेंगे हम, HCl। एंड एसिटिक एसिड इज एडिड टू बी, इसमें क्या डालेंगे, एसिटिक एसिड है। इन विच टेस्ट ट्यूब फीजिंग अकर मोर विग्रेसली एंड वाई, किस टेस्ट ट्यूब में फीजिंग ज्यादा होगी। फीजिंग ज्यादा होने का मतलब देखो क्या है, आप कोल्ड ड्रिंक ओपन करते हो तो उसमें से गैस बाहर निकलती है तो सी की साउंड करके, तो वो फीजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है वो, फीजिंग। तो जिसमें गैस जल्दी बाहर निकलेगी ना उसमें ज्यादा फीजिंग होगी। अब गैस बाहर क्यों निकलेगी सर, क्योंकि जब जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है बाहर बच्चे, हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकलती है बच्चे बाहर, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कितनी जल्दी बाहर निकलेगी ये डिपेंड करता है कि एसिड स्ट्रॉन्ग कौन सा है और वीक कौन सा है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड जल्दी रिएक्शन कर लेगा और वीक एसिड जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में हाइड्रोजन गैस जल्दी निकलेगी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो HCl है बच्चे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में जल्दी की फीजिंग होगी यहाँ पर। वाई, रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो जल्दी रिएक्ट कर लेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6, ताजे दूध की pH कितनी है, 6। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड, जब उसकी दही बन जाएगी तो उसकी pH पे क्या फर्क पड़ेगा, बोलो। दूध तो खट्टा नहीं होता ना, लेकिन दही तो खट्टी होती है। इसका मतलब दूध से जब दही बनेगी तो दूध खट्टा हो जाएगा। खट्टा होने का मतलब उसमें क्या आ जाएंगे, एसिड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे उसके अंदर, एसिड। और जब जब एसिड बन जाते हैं तो pH घट जाती है, तो इसका मतलब pH 7 से क्या हो जाए, 6 से क्या हो जाएगी, कम। आंसर आ जाएगा कि whenever the milk sets into curd its pH decreases as it converts into acid। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। चलिए 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं फिर भैया। ठीक है, और मिल्कमैन एड्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू मिल्क। मिल्कमैन के पास ये फ्रेश मिल्क है, उसकी pH अभी दे रखी थी 6 है, उसके अंदर बेकिंग सोडा मिलाता है। वो बेकिंग सोडा होता है बच्चे NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। मैं बता दूं कि जो बेकिंग सोडा होता है वो थोड़ा सा उसका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है। कैसा नेचर होता है उसका, बेसिक नेचर। ठीक है, तो वाई डज, वो क्यों मिलाता होगा बेकिंग सोडा, खुद से सोचो, खुद से सोचो। एक बार मान लेते हैं कि मान लो दूध की pH यदि 3 हो जाएगी तो दूध हो जाएगा खट्टा। आपके पास दूध है और आप दूध बेचने जा रहे हो, उस दूध की pH कितनी है, 6। आपको जाना है बहुत दूर बेचने के लिए, और उतने टाइम में क्या पता वो खट्टा हो जाए, क्योंकि 6 से 3 pH होने में कम ही टाइम लगेगा ना, जल्दी से वो खट्टा हो जाएगा। अब आप उसमें यदि बेस मिला दोगे पहले से बेस, तो उसकी pH बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। मान लो जो 8 pH हो गई उसकी, तो उसको 3 pH पे जाने के लिए अब ज्यादा टाइम लगेगा नहीं लगेगा। तो इसका मतलब वो दूध अब लंबे टाइम तक बचा रहेगा। हम घर पे तो जनरली ऐसा नहीं करते, दूध को उबाल देते हैं या फ्रीज में रख देते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन अब मिल्कमैन तो फ्रीज साथ में नहीं लेके जा सकता, साथ में उबालता नहीं जा सकता वो दूध को, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर बेकिंग सोडा मिला देता है। तो देखिए, व्हाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू एल्केलाइन। मतलब 6 टू एल्केलाइन का मतलब 6 से वो उस pH को एल्केलाइन मतलब बेसिक क्यों बना देता, बढ़ा क्यों देता है pH को, ताकि जो दूध है वो लंबे टाइम तक बचा रह सके। ही एड्स बेकिंग सोडा और ही increases the pH from 6 to alkaline because he wants to save the milk for a longer time। ठीक है, why does this milk take a longer time। अब उस दूध को लंबा टाइम लगता क्यों है दही में कन्वर्ट होने के लिए, because its pH increases, इसकी pH क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, and due to increase in pH it takes longer time to set as a curd। उस pH बढ़ने के कारण उसको दही बनने में ज्यादा समय लगता है। ठीक है, कर लेंगे भाई 12वां क्वेश्चन भी, आई होप अब आप लोग कर लेंगे। 13th, POP should be stored in moisture proof container, explain।
अभी अभी पीओपी हमने पढ़ा था भाई, पीओपी का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट आधा पानी। यदि आप उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में नहीं रखोगे, मतलब ऐसे बर्तन में नहीं रखोगे जहां पर पानी नहीं आ सकता, तो नहीं रखोगे तो उसके अंदर पानी आ जाएगा, और पानी आ जाएगा तो वो रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, जिप्सम। क्या बन जाएगा बच्चे, जिप्सम। तो होगा क्या, जो बेचारा पीओपी है वो जिप्सम बन जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा भाई। पीओपी का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। यदि वो पानी से रिएक्शन कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, जिप्सम। तो उसको पानी से रिएक्शन करने के लिए और जिप्सम बनने से रोकने के लिए हमें उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना पड़ेगा। ठीक है, आ गया आंसर। तो आंसर यदि इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वी स्टोर पीओपी इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर सो एज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम मॉइस्चर एंड टू प्रिवेंट इट्स कन्वर्जन इनटू जिप्सम। ठीक है। What is neutralization reaction? Give 2 example. Acids react with base. Acids react with bases to give salt and water. This reaction is called neutralization reaction. भाई न्यूट्रल हो जाना, एसिड को बेस ने देख लिया, बेस को एसिड ने देख लिया, दोनों आपस में क्या हो गए हैं, न्यूट्रल हो गए हैं। जैसे पेट में एसिडिटी होगी, इनो खा ली तो एसिडिटी खत्म होगी, न्यूट्रलाइजेशन। तो एग्जाम्पल लिखिए भाई, एसिड ले लो कोई भी, उसमें क्या डाल दो, बेस, तो क्या हो जाएगा, यहां से NaCl बन जाएगा, और प्लस में क्या रिलीज हो जाएगा, OHH, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। ठीक है, कोई दूसरा एसिड ले लो H2SO4, कोई दूसरा बेस ले लो KOH, यहां से K2SO4 बन जाएगा, K2SO4 प्लस में पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। ठीक है, ये हो जाएंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। चलिए 15वें पे आते हैं, क्या है हमारे पास, गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। क्या है बच्चे, यहां पर आपके पास वॉशिंग सोडा है, और क्या है बच्चे आपके पास, बेकिंग सोडा है। इनके यूज बताने हैं आपको। वॉशिंग सोडा का सबसे पहला यूज है बच्चे वॉशिंग इंडस्ट्री के अंदर। कहां पर, वॉशिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो ये डिटर्जेंट वगैरह बनते हैं, वॉशिंग पाउडर्स बनते हैं, उनके अंदर वॉशिंग पाउडर का यूज होता है या वॉशिंग सोडा का यूज होता है। ठीक है, दूसरा इसका यूज है पानी की हार्डनेस को दूर करने के लिए, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। और भी यूजेस हैं इसके, बोरेक्स वगैरह, कांच वगैरह बनाने के लिए वॉशिंग सोडा का यूज होता है, लेकिन हमें 2 ही बताने हैं। बेकिंग सोडे का यूज कहां पर होता है बच्चे, बेकिंग इंडस्ट्री में। कहां पर, बेकिंग इंडस्ट्री में। जो ये खाना बनाते हैं या जो हलवाई वगैरह है, ये जनरली बेकिंग सोडा का, मीठा सोडा होता है बेकिंग सोडा, उसका यूज करते हैं। बेकिंग इंडस्ट्री में वो एज अ बेकिंग पाउडर यूज किया जाता है, एज अ बेकिंग पाउडर यूज किया जाता है। ये डबल रोटी बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, जनरली केक में तो इतना ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन बेकिंग इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, मतलब समझ जाओगे आप लोग। और दूसरा यूज बेकिंग सोडे का यूज कैसा होगा, एंटासिड के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। मतलब किसी के पेट में एसिडिटी होगी तो उसको थोड़ा सा बेकिंग सोडा खिला दो, क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेसिक सोल्ट होता है, तो उसको एसिडिटी से थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। तीसरा एक और यूज है इसका, जो फायर एक्सटिंग्यूशर्स होते हैं, आग बुझाने वाले, उनके अंदर भी बेकिंग सोडा का जनरली यूज किया जाता है। तो ये था भाई हमारे पास 15th क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारे पास जो NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो भी क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स चैप्टर के NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चंस या टेक्स्ट बुक इन टेक्स्ट और NCERT एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन क्या कर लिए हैं, आज सोल्व कर लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए हैं और अच्छे से समझ में आए हैं। यदि ऐसा है तो गो टू कमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो कि आपको कुछ समझ में आया भी है या नहीं आया है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन इंफॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकें। और आप भी रेगुलरली विजिट करें जटैंड क्लासेस पे, जहां पर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के सल्यूशंस आसानी से और आसान भाषा में अवेलेबल होंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो टू दिस रेड बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।